चलो, कल अपन ने कहां तक पढ़ा था? अनिता सही तक, है ना। और कल की कहानी जो अपन ने पढ़ी थी, क्राई द पीकॉक, मजा आ गया था। तुम्हें कैसे मजा आया? तुमने कॉलेज में पढ़ी। कैरेक्टर्स नेम हो जाए फिर बताओ, शुरू हो जाओ। ठीक है, और बस पूरी कहानी में दो ही कैरेक्टर है, दो मैन है, ठीक है। तो उसके पिता का नाम क्या था? राय साहब। उसके हस्बैंड का नाम क्या था आंचल? गौतम उसका हस्बैंड था। अच्छा, हाँ, ठीक है। राय साहब के पिता का नाम क्या था? सॉरी, राय साहब के दोस्त का क्या नाम था? ऑनलाइन क्यों नहीं देखी? हाँ, आई नो गौतम था। पलक, किराई द पिकॉक क्या सिंबल है उस, मतलब क्या वो शो कर रहा है? मटेरियलिज्म को वो कर रहा है, ठीक है। इसका अनिता दिखाएगा, अगला वर्क बताओ मेरे को। ठीक है। Ask me video multiple choice questions है इस वन से। कौन सी समरी? किसमें ग्रीस लिखा हुआ है? क्रॉस क्रॉस मार दो। हाँ, उसके हर वर्क की समरी इंपॉर्टेंट। हाँ, हाँ, उसको अलग से वही लिख लो, है ना, अलग से लिख लो। चलो, इसके बाद अब हम देख रहे हैं आज वॉइसेस इन द सिटी की समरी देखते हैं, प्लॉट समरी देख लो। वॉइसेस इन द सिटी इज द सेकंड नॉवेल बाय इंडिया। और एक चीज और सुनो, इसके मैंने कल सारे वर्क लिखाए थे। कितने वर्क हो गए इसके टोटल? 15 वर्क हो गए थे। इस तुम्हें कल लिखवाए थे ना मैंने। और तो कुछ मत करना, विकिपीडिया खोलना, उस पर उसके वर्क की जो लिस्ट थी वो पूरी करनी है, ठीक है। हाँ, तो उसके वो समरी करनी है, क्योंकि इसकी समरी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है सब। अब देखो, तो वॉइसेस इन द सिटी इज द सेकंड नॉवेल बाय इंडियन राइटर अनीता देसाई। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ऑथर्स लेजर वर्क, थ्रो इट डील विद द मेनी ऑफ द सेम थीम दैट अपीयर इन द लेटर नॉवेल एंड won her international recognition and several prestigious award in India and abroad. First published in 1965। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कब पब्लिश हुई थी? 1965 में। क्राई द पीकॉक कब हुई थी? हाँ, पक्का? ठीक है। इसके बाद, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ थ्री सिबलिंग as they struggle to find meaning while living in the Indian capital of Calcutta. The book is based on the time Desai spent in Calcutta in the early 90s and is chronicle of the social change is modern। मतलब ये ऐसा कि जब वो कलकत्ता में रहती थी तो उनको जो एक्सपीरियंस हुए तो वो इन्होंने क्या किए, इस कहानी में उतारे, ठीक है। द थ्री सिबलिंग इन वॉइसेस इन सिटी आर मोनिसा, निरोध और अमला। मोनिसा द ओल्डेस्ट इज न्यू। हाँ, तो उसको काट दो, काट दो, काट दो, गलत है तो काट दो फटाफट, काट दो, हटाओ। Monisa, the oldest, is neurotic, sensitive, and prone to overthinking situation. She has married into a very traditional family where she outwardly plays the role of a dutiful and devoted wife. However, internally, she is in deep turmoil due to his ugliness of her surrounding. She is unable to bear a child. One of her primary duties as a wife, which she interrupts as an unwillingness to bring a another life into a world that seems to her ugly and meaningless। यानी कि इसमें जो कैरेक्टर है मोनिशा, उसकी शादी कहाँ हो जाती है? एक ट्रेडिशनल फैमिली में हो जाती है। उसके आसपास जो सराउंडिंग होती है वो बहुत ही गंदा होता है, ठीक है। और उसको ऐसा बोल दिया जाता है कि तुम्हारा कर्तव्य ही क्या है, सिर्फ पति पत्नी बन के रहना। और उसके बाद वो बच्चा भी क्या नहीं कर पा रही है, बियर नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि समाज के क्या मिलेंगे? ताने, ठीक है। एट द एंड ऑफ नॉवेल मोनिसा कमिट सुसाइड बाई बर्निंग हरसेल्फ अलाइव इन बाथरूम। इसके साथ बुरा हुआ था क्या? नहीं सही के साथ। थ्रो हर सिबलिंग एट फर्स्ट डू नॉट अंडरस्टैंड हर seemingly out of character action, they soon find a diary that detail her inner thought. Monisa's younger brother Nirod also has trouble adjusting to life in Calcutta. At the beginning of the novel, he has good job at a newspaper which he soon quit because
he cannot find the meaning or mood for self expression in the work through his mother, a wealthy widow who lives in the countryside, offered to help him find a new job. Nirod rejects her ad, preferring to fail on his own. Nirod attempts several businesses ventures, including starting a magazine of his own and writing a play. However, all his attempts fail as a magazine fold and his play is rejected by theatre group. He began to equate the city of Calcutta with the goddess Kali, a deity of destruction that kills creativity and self-expression. Nirod attempts to model his existence after a painter named Dharma, who seems to be at peace with his life in Calcutta. Though Dharma is mysterious figure and Nirod is ultimately not able to understand his motivation, a visit from his mother finally resolved his conflict when Nirod has dream of his mother as Kali and recall that the goddess with destructive power also has the power to preserve what is important. अब देखो, अब इसमें क्या हुआ, पहली बहन थी कौन, मोनिशा, मर गई। दूसरा भाई कौन है इसका, निरोध। अब ये जो निरोध व्यक्ति था ये कहाँ रहता था, कलकत्ता में रहता था। अब इसको कलकत्ता में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जॉब की रिगार्डिंग, जॉब इसको मिल नहीं रही थी, बड़ा परेशान था, बड़ा दिक्कत में था। अब जो इसकी एक माँ थी जो विधवा थी वो गांव में रहती थी, अब गांव में रहती है तो थोड़ी पैसे वाली थी, तो वो इसको पैसा ऑफर करती थी या इसको नई जॉब ढूंढने में मदद करती थी, लेकिन ये मना कर देता था, कहता था कि मैं अपने खुद से ही करूंगा, ठीक है। लेकिन खुद से जिसने जो भी काम किया वो सारे के सारे क्या हो गए, फेल हो गए। फिर ये वहां पे कलकत्ता में काली जो माता होती है वो कलकत्ता की है, मतलब ऐसा है ना, तो वो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है काली माता, तो उनकी पूजा करता था और ये कहता था कि जो गॉडेस ऑफ काली है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की देवी है, इसका मतलब मेरी जो भी क्रिएटिविटी है वो क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। फिर आगे चल के फिर इसको एक दोस्त मिलता है धर्मा करके, तो वो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है, लेकिन वो उसका मोटिवेशन नहीं समझ पा रहा है कि ये करना क्या चाह रहा है। तो कुल मिला के ये एक निगेटिव कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है। तो फिर क्या हुआ, इसको ड्रीम में इसकी माँ आई एज अ काली, जिन्होंने ऐसा कहा कि मैं गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन तो हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं क्या हूं, क्रिएटिविटी तो भी तो देती हूँ, प्रिजर्व भी तो करती हूँ। तो इस तरह से फिर इसका क्या हुआ, थोड़ा सा माइंड शांत हुआ ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद अमला, the youngest daughter struggle with many of the same issues as her sibling, but is still relatively naive and hopeful. At the beginning of novel, she also encounters Dharma, and he has a greater effect on her. Dharma, considering Amla the ideal model for his painting, draws her into his circle of uh, literate cosmopolitan friends. At first, Amla is excited, but she soon grows tired of the cynical artist as well as disillusioned when she finds out that Dharma is a philanderer who treats his daughter poorly. However, the experience also gives her a new perspective on her life, allowing her to come to terms with her dull job and boredom living in Calcutta. The death of her sister serves as a secondary shock that further motivates her to make changes in her attitude. Through her boring job at an advertising agency does not satisfy her, she finds something that does, making illustration for her translation of Panchatantra. This piece of ancient Indian political philosophy appeals to her because she finds its message meaningful and it's a way of being conveyed through fable about animals to be interesting and creative. People dissatisfied with their live in modern society. हाँ चलो, अब ये तीसरी कहानी किसकी है, अमला की है। तो अमला के बारे में क्या कहा गया, जो अमला थी उसको भी जॉब नहीं मिल रही थी, तो फिर इसको भी कौन मिलता है, धर्मा मिलता है। वो कहता है वाह तुम अच्छी पेंटिंग बनाती हो, काम करो तुम पेंटिंग में ही आ जाओ। तो वो उसके ऐसे क्या कर देता है, मोटिवेट करता है, उसका अपना इफेक्ट छोड़ देता है। तो क्या क्या कुछ तो तुमने कहा, अम्लान है ना, हाँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि धर्मा से वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे पता करती, उसे पता चलता है कि धर्मा भी क्या एक फ्लेंडर है। फ्लेंडर कौन होता है, फ्लेंडर है वो, कौन होता है फ्लेंडर, वो, हाँ वीकेंड से, पर घुमक्कड़ नहीं बोल सकते उसको। फ्लेंडर का मतलब होता है हर लड़की पे ट्राई करने वाला, और वो होता है बेंडरर, जो हर जगह घूमता है ना। हाँ, तो फिर ये इसको छोड़ देती है, और फिर इसको ये समझ आता है कि दुनिया कैसी है, तो ये इसके लिए मोटिवेशन का काम करता है। और फिर इसकी जो बहन मर जाती है वो इसके लिए सेकंड मोटिवेशन होता है। और फिर ये एक एजेंसी में काम कर रही होती है, न्यूज़पेपर पेपर की में, जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो वो उस जॉब को छोड़ देती है। फिर वो क्या करती है, ट्रांसलेशन करती है किसका, पंचतंत्र का, जो उसको क्या देता है, थोड़ी सी शांति प्रोवाइड करता है। समझ गए बात को। अब क्वेश्चन मेरा ये उठता है कि पंचतंत्र किसने लिखा है,
पंचतंत्र किसने लिखा है? चल हैं? अमला। ओहो, ढूंढ ले ढूंढ ले, किताब में ढूंढ ले, नहीं मिले, ढूंढ ले ढूंढ ले। हाँ, पढ़ा याद नहीं है, आया थी में। सबसे फेमस तो शायद इसका होना चाहिए, एक बार चेक करो। पंचतंत्र की कहानियां विष्णु शर्मा की सबसे फेमस है बच्चों की। हाँ, एनिमल फेवल ही तो है ये। और चेक करो, विष्णु शर्मा, क्योंकि बचपन में बच्चे इसी की किताब पढ़ते हैं। पीपल डिससेटिस्फाइड। अब देखो, तो अब ये नॉवेल क्या कहना चाहती है, विष्णु शर्मा, ये नॉवेल क्या कहनी चाहती है? ये नॉवेल ये कहना चाहती है, इसमें तीन कैरेक्टर दिखाए, तीनों की अलग अलग जिंदगी दिखाई, तो उसने ये बताया कि लोग आज के जमाने में क्या है, डिससेटिस्फाइड। सेटिस्फाई की जॉब किसी को नहीं मिल रही, जैसे तुम लोग हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? नौकरी के लिए। जब नौकरी मिल जाएगी तब फिर दुखी हो जाओगे, जैसे मैं भी तो दुखी ही हूँ नौकरी करके। समझ रहे हो बात को? अलग अलग दुख होते हैं फिर। तो सम ऑफ द नोवेल दैट फॉलोड बॉयज इन द सिटी टेक प्लेस इन लंदन, मैक्सिको सिटी एंड अदर लोकेशन। और फिर बाद में मतलब ऐसा, ये नॉवल बहुत फेमस हो गई थी। ठीक है, अगला वर्ग बोलो। बाय बाय। क्या हो गया भैया देखो, तो क्या हुआ? इसकी बता तो बता दो, फिर अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बस। ठीक है। ठीक है। आदित्य के अदिति, आदित्य, क्या आदित्य? आदित्य है ना? हाँ। हम्म। मतलब इंडिया के लोग जो बाहर जाके बस जाते हैं, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। और बाय बाय ब्लैकबर्ड का मतलब ये है कि वो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस करके वापस लौट आते हैं। तो बाय बाय ब्लैकबर्ड ऐसा कुछ है क्या? तो हाँ, ओके, ओके, गुड। यानी बाय बाय ब्लैकबर्ड इसमें किसको बोला गया है? आ, जो इंडिया से या एशिया से जो लोग कहाँ बस जाते हैं, इंग्लैंड में, है ना? इंग्लैंड में। हाँ हाँ, लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है। ठीक है, और इसके बाद अगला वर्ग कौन सा है? कोई उसका सीधू समरी पता है क्या इसकी? फायर ऑन द माउंटेन। इसके लिए इसको कौन सा प्राइज मिला था? कब लिखा गया था? अंजर देसाई कितनी बार बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेटेड हुई थी? कौन कौन से वो वर्क थे? ठीक है, क्लियर लाइट इन सिटीज था, एक स्टडी था, और एक
ठीक है, अब देखो फायर ऑन द माउंटेन शॉर्ट समरी देख लेते हैं। फायर ऑन द माउंटेन 1977 में लिखी गई थी। अनिता देसाई फॉलोज नंद कौल एन एल्डरली विडो लिविंग इन आइसोलेटेड सॉलिट्यूड इन कसौली, seeking peace after a demanding life. Her quiet life is disrupted by the arrival of her traumatized great granddaughter Raka, with whom she share a tense, detached existence. The novel exploring the theme of female operation and solitude culminates in a fiery climax when Raka sets the mountain ablaze. Okay, so Nand call is isolation. Nanda live in Carignano, a secluded bungalow, having left behind a life of duty as a vice chancellor's wife, rejecting further emotion commitment. Arrival of Raka, the quiet withdrawn daughter of Nanda's granddaughter. मतलब नंदा की जो ग्रैंड डॉटर है, पोती की बेटी, नवाज, हाँ पोती की बेटी कौन, मतलब पोती की बेटी कौन हुई? अच्छा, डॉटर ऑफ नंदास ग्रैंड डॉटर, हाँ हाँ ग्रेट ग्रैंड डॉटर हुई, ठीक है। इज सेंट टू recapitulate, but she prefer exploring the barren wild landscape over engaging with Nanda. Or though they share the house, they maintain separate existence. A quiet kinship formed by their mutual disinterest in human connection. Nanda's illusory controlled world shattered when she learns of the murder of her friend Eladash, a struggling social worker. Simultaneously, Raga sets fire to the mountain, bringing a violent end to the story's theme of suppressed trauma and destruction. This novel won the Sahitya Academy Award, is considered a significant exploration of female psyche, patriarchy and नीड फॉर escape. इसकी कहानी शॉर्ट समझी कुछ ऐसी जैसी है क्या कि मतलब एक वो है, दादी है, वो एक घर में रह रही है बंगलो में, तो वो बंगलो में तो रह रही है, लेकिन जो उसका पति था तो वो कहीं का वाइस चांसलर होगा, तो वो अब उस बंगले की वो एज अ वाइस चांसलर वाइफ क्या कर रही है, देखभाल कर रही है, और उसने सारे के सारे इमोशन क्या कर दिए हैं, डिटेच कर दिए हैं, है ना, उसको अब किसी इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो उसकी लाइफ सीधी साधी चल रही होती है, लेकिन समस्या तब बढ़ गई जब उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर आई राका, ठीक है। तो पहले साल ये इसके साथ घुली मिली पर उतना हो नहीं पाया, और बाद में जब इसका फ्रेंड की डेथ हुई, किसकी, इसकी नंद की, नंद कौल की, तो उसको थोड़ा टेंशन हुआ और उधर राका ने माउंटेन को जला दिया था। क्यों? तो क्या, तो उसने नहीं जलाया था क्योंकि ऊपर ये लिखा है ना, ये व्हेन राका सेट्स द माउंटेन अवलेज, ठीक है। तो मतलब ठीक है, बेसिक कहानी तो समझ आई, कैरेक्टर समझ आए, एक नंदकौल होगा बड़ी और कौन होगा, राका होगा, ठीक है। अगला कौन सा है, हाँ हाँ, नोट्स में लिखे हैं द विलेज बाय द सी, नोट्स में शायद 8-9 वर्क लिखे हैं, 4-5 वर्क और एक्स्ट्रा लिखवाए थे। चलो देखो, द विलेज बाय द सी इज अ यंग एडल्ट नॉवेल रिटन बाय इंडियन राइटर अनीता देसाई। द नॉवेल was the novel was first published in London in 1982, while US version of the book was released in 1984. The book tells the story of two Indian siblings, Leela and Hari, as they try to improve life for their improvised family. The novel won the Guardian Children Fiction Prize, a British Book Award in 1983. यानी कि इसको क्या मिला है, इसको गार्डियन चिल्ड्रंस अवार्ड मिला है। तो लीला एंड हरी आर द ओल्डेस्ट चिल्ड्रन इन अ पुअर फैमिली। दे लिव इन थुल, अ स्मॉल फिशिंग विलेज लोकेटेड नेक्स्ट टू द सी इन अ रूरल रीजन ऑफ इंडिया। यानी कि समझ गए, इंडिया का जो रूरल रीजन है वहां पे एक समंदर है और समंदर के बगल से एक गांव है, और उस गांव का नाम क्या है, थुल। गांव का नाम क्या है, थुल। और उस गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार है, और उस गरीब परिवार के दो बड़े बेटे हैं जिनका नाम क्या है, लीला और हरी, चिल्ड्रन, है ना। इसके बाद
The family has not always been poor but fell into bad fortune when the children's father paid a large sum of money to a man who promised to get him a job in Mumbai. However, the man lied to him and disappeared with the money. After the incident, the father fell into a deep despair and began drinking and neglecting the family. He does not earn a living but borrows money from the neighbor of the by alcohol. चलो, अब ये क्या कह रहा है कि जो परिवार था वो हमेशा से गरीब नहीं था। वो गरीब कब हुआ? वो गरीब तब हुआ जब इसके पापा ने एक आदमी से बात की और उस आदमी ने ये बोला कि मुझे आप इतने पैसे दो, मैं आपकी क्या लगवा दूंगा, मुंबई के अंदर बहुत बड़ी जॉब लगवा दूंगा। तो वो उसको अपना पैसा दे देते हैं और वो आदमी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस टेंशन में रुपया डूब जाने के कारण वो क्या पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। तो उसका भी कर्जा बढ़ता जाता है। ठीक है, पास में ही जो दुकान थी। तो इस तरह से इनका जो बुरी किस्मत थी वो इनके किस पे आ जाती है, जिंदगी में आ जाती है, इसलिए गरीब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने पिताजी की तारीफ करना चाहूंगा। मैं अपने पिताजी की सच में तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी का जब मैं छोटा था बचपन में, दो एक दो साल का, रश्मिना क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो? ठीक है। तो बचपन में जब छोटा था ना मैं, एक दो साल का होऊंगा, तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था ना, मैंने बताया था। तो पूरा पैर, हड्डियां वड्डियां सब अलग हो गई थी। तो 5-6 साल तक तो वो बेड रेस्ट ही था उनको, 5-6 साल तक कम से कम। उसके बाद भी फिर वो जब चालू हुए तो वो आते नहीं थे वो ऐसे पकड़ के चलने वाले, फिर वो बैसाखी उनसे चलने वाले। और आज भी मेरे पापा बैत से चलते हैं, लोहे का बैत है उससे पकड़ के चलते हैं। मेरे पापा पैर आज भी सीधा नहीं होता, मतलब पैर ऐसा ही रहता है उनका। ठीक है। तो अब मेरे पापा पे ये बहाना भी तो था ना कि मेरे तो पैर में लगी है तो मैं क्यों कमाऊं, हाँ या ना? पर फिर भी उस इंसान ने बराबर कमाया। मतलब, तो मतलब ये ऐसा शो कर रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में परेशानी आती है, इंसान हो सकता है अपने सबसे लोवेस्ट फेज में चला जाए, बस उस वहीं से जो इंसान निकलता है वो जिंदगी में कुछ कर पाता है। वही चीज में आप लोगों को अप्लाई होती है। अगर हो सकता है कि आपका 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम ना निकले, हो सकता है ना निकले, किसी भी कारण हो सकता है, किस्मत साथ ना दे रही हो तो ना निकले, लेकिन जो इंसान लगा रहता है उसका एक ना एक दिन निकलता है। ठीक है, तुम लोगों के सामने ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक सरीना को शायद तुम लोग नहीं जानते, वो तो मेरे बैच की थी। अ, जैसे रीना हुई, ठीक है, रीना उतना नहीं लगी, ठीक, और जैसा लगना चाहिए वैसा भी नहीं लगी थी। रीना हुई, सीमा भी चली गई, ठीक है, और रिशिता भी चली गई, ठीक है। और मतलब अब देखो, अब जो रिश्ता थी ना वो थोड़ा सा और एफर्ट डालती ना तो उसका पेपर निकलना था, क्योंकि वो भी इंटेलिजेंट थी, रिश्ता भी इंटेलिजेंट थी। ठीक है, मतलब मेरा कहना यह है कि आप कैसे भी हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप गधे हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लगे रहते हो तो एक दिन जरूर होता है। यहाँ पे प्राची का एग्जाम्पल ले लो। प्राची मुझसे पहले की तैयारी कर रही है। मैंने तैयारी 2023 में स्टार्ट की थी और वो शायद 2021 से खत्म कर रही थी। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब उसने वो अरविंद की जो मोटी बुक थी ना वो उसने पूरी पढ़ ली थी और मुझे कुछ नहीं पता था। 2-3 बार पेपर मैंने दिया था, मैं 2-3 बार मैं फेल हुआ था। चौथी बार में मेरा एग्जाम निकला था सेट का, नेट नहीं निकला था, मेरा सेट निकला था सबसे पहले। और जब सेट निकला तो फिर सारे एग्जाम निकले, है ना। प्राची ने तो मुझसे भी ज्यादा एग्जाम दिए, उसके वो भी नहीं निकले, लेकिन होपफुली इस बार शायद निकल जाए, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगी रही, और वो नहीं लगती तो वो कभी नहीं निकल पाती। समझ रहे हो बात को? अगर आप करना है आपको तो आप आज नहीं तो कल होता है, और बहाने बनाने वाले के लिए तो फिर कुछ है ही नहीं, ये मानो आप। ठीक है, चलो। सिंस द चिल्ड्रंस मदर इज वेरी सिक एंड कन्फाइंड टू हर बेड मोस्ट ऑफ द टाइम, 33-old लीला and 12-year-old Hari have taken over parental duties for their younger sibling Bela and Kamal। यानी कि आप समझ रहे हो, मतलब वो क्या बोल रहा है कि उसकी माँ भी बीमार रहती थी तो वो भी खटिया पे पड़ी रहती थी, अब क्या करे। तो ऐसा कहते हैं कि अगर पिता या माता कोई ना हो तो घर में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, फिर उनको ही पेरेंट की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो फिर जो लीला थी और जो कौन था, हरि, इन दोनों ने फिर पेरेंटल ड्यूटी निभाई। ये लोग काम करे, है सब चीज संभाली, किसके लिए? अपने और छोटे जो कजिन्स थे, सिबलिंग्स थे, उनके लिए। तो लीला टेक्स केयर ऑफ देयर मदर एंड परफॉर्म द हाउस होल्ड कोर्स while Hari works as a laborer in the field to earn money to support the family। यानी कि लीला जो लड़की है वो लड़की घर का पूरा काम देख रही है, अपनी माँ का ख्याल रख रही है, खाना वाना सब बना रही है। और जो हरी लड़का है वो कहाँ जा रहा है? वो बाहर जा रहा है, मजदूरी कर रहा है और पैसे कमा के ला रहा है। हरी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वर्क एंड ways to alleviate his family's poverty। The villagers received the new
मेरे को एक मैसेज डालो, रेज्यूम, वे भी भेज देता हूँ। नहीं तभी भेजूंगा। रेज्यूम लिख दो, मेरे को रेज्यूम निकलवाना है अपना। हरी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वर्क एंड वेस्ट टू, किसी को जॉब वॉब चाहिए हो तो मेडिकैप्स में वैकेंसी है इंग्लिश की, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी है, मतलब इंदौर की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट। हाँ, बड़े कॉलेज सारे आपको आउट में मिलेंगे। मेरा चमेली देवी भी 10, मैं जा तो रहा हूँ। हाँ, मेरा चमेली देवी भी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, एक्रोपोलिस यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और मेरे को नरसी मुंडी में भी चला जाऊंगा मैं, और उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं वो लोग। पर समस्या है वो अरविंदो के उधर है। अरविंदो कितना दूर हुआ, अरविंदो में भी वैकेंसी है। किसमें? नहीं, एक बार आप इंटरव्यू देकर जा सकते हो, बहुत सारे लोग हैं यार। मेरे पूरे सीटीजीआई में मैं अकेला इकलौता इंसान हूँ जिसका नेट निकला है। और वो जो मैं कहता था कि वो मैडम मैडम उसका भी नेट निकला है। उसने अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पीएचडी, पीएचडी क्वालिफाई हो गया है। और तो बहुत सारे लोग बिना नेट के भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि बिना नेट के आपकी सैलरी कम होती है, और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी कम होता है, और तुम लोग कुछ डिमांड भी नहीं कर सकते ज्यादा। लेकिन नेट होता है तो तुम्हें सैलरी अच्छी मिलती है, और 1 डेढ़ साल काम करके तुरंत स्विच करो। और मेरा हालांकि स्विच करने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपना रौला जम गया है सीटीजीआई में। डेली में 1.5 घंटे सो रहा हूँ कॉलेज में, टांग पर टांग रख के। डेली सो रहा हूँ अपने केबिन में। अब पता नहीं अगली जगह जाऊंगा वहां पे सोने को मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं यार। अब एक्रोपोलिस में भी जाने का सोच रहा था, बस समस्या ये है वहां पे टोटल इंग्लिश में 10 फैकल्टी हैं। 10 फैकल्टी चाहिए उनको इंग्लिश में, तो 9 वहां पे हैं, एक वैकेंसी है। वो जो 9 है ना वो सारी औरतें हैं। अब मैं चला के तो मैं 9 औरतों के बीच में फिर फंस जाऊंगा। और फिर औरतें तो समझो भाई यार फिर कैसी होती हैं। मैं औरतों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को तो अच्छा रहेगा, पर वो ऐसा है नहीं कुछ। हाँ, ये तो आइडिया अच्छा है। गुड क्वेश्चन। नहीं, समझे नहीं अभी। नहीं तो ऐसा नहीं, तो अगर 9 लेडीज है ना तो उनके बीच से तो ग्रुप बट जाएगा ना, जैसे तुम 4 हो, तो कभी कभी किसी बात पर तुम्हें लड़ाई हो जाती होगी, तो 2 अलग हो जाते होंगे, 2 अलग हो जाते होंगे। तो वो अच्छी बात है, ये इसे इसे मैच्योरिटी बोलते हैं, इसे मैच्योरिटी बोलते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि वो सही बोल रही है कि अभी तुम लोग जॉब में गए नहीं, वो भी जॉब करके आ चुकी है। जॉब में ऐसे खींचातानी होती है, ये होती ही है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो तुम 4 जैसे जॉब करने जाओ, तो तुम 4 अलग अलग जगह जाओगे ना, तो उनकी आपस में बन रही होगी, लेकिन तुमसे थोड़ा ना बनेगी। नहीं गए। और जब तुम फिट होगे टाइम लगेगा, तो वो जो 9 है वहां पे तुम्हारी किसी एक दो से अच्छी बनेगी, और बाकी सबसे तुम तारीफ सब करेंगी। हमारे, अब मैं जितने औरतों में रहता हूँ इसमें भी, तुम सोच लो, हर औरत हर एक दूसरे के बारे में बुराई करती है और साथ में बैठती है। नहीं, मेरी तो सबसे बनती है। लेकिन लेकिन कोई आपके पीठ पीछे आपकी क्या बुराई कर रहा है आपको पता है? हाँ, तो वो तो वही बोल रही है, तो वही बोल रही है। नहीं नहीं, तो वही बोल रही है प्रोफेशनल सेटिंग में, तो वो उसका कहना ये है बुराई वाला, उसका वो बनना कहना नहीं है, क्योंकि देखो, नहीं नहीं देखो, देखो, नहीं 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 नहीं, वो देखो वो ऐसा है कि बनना मतलब वहां पे तुम भी ऐसा फैकल्टी हो, वो भी ऐसा फैकल्टी है, आया ना, तो वो तुमसे लड़ेगी थोड़ा ना, क्योंकि अगर वो लड़ी तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन वो क्या करते हैं जो सीनियर फैकल्टी होते हैं ना, वो अपना काम थोपते हैं, जो उनका काम होगा ना वो आप पे थोप देंगे, और आप चूंकि नए हो तो आपको करना पड़ता है। और वो चूंकि वो औरतें हैं तो मैं क्या ही करूंगा यार, लड़कियां होती तो फ्लर्ट व्लर्ट करके चलो। हाँ, अरे एक तो देखो यार, देखता हूँ यार, जो मुझे अच्छी सैलरी देगा ना मैं उधर जाऊंगा। मैं सैलरी इस बार मुंह फाड़ के बोलने वाला हूँ, 50, 50 या 45 बोलने वाला हूँ सीधा। दो तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ। अब यार मिल जाए ना, मजा ही आ जाए यार, मतलब। नहीं, ये तो फिलहाल तो नहीं छोड़ रहा मैं। जब तक मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट प्रोफेसर नहीं बन रहा तब तक मैं फिलहाल तो नहीं छोड़ रहा है।
अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऐड हो चुका है मेरी उसमें। अगला मैं दे रहा हूँ, अगला असिस्टेंट रजिस्ट्रार दे रहा हूँ और दम से दे रहा हूँ। अभी एग्जाम पर फॉर्म कहाँ भरा है? हाँ, डल चुके हैं, उसकी लेट फीस 25,000 लग रही है। 25,000 है ना? तो हाँ है तो तुम मैं पेपर इसीलिए अब 5-6 महीने होते तो क्या सोचता अभी। चलो इसके बाद हरी वर्क्स विद द लेबर इन द फील्ड, हरी इज ऑलवेज ट्राई टू एलिवेट पॉवर्टी, द विलेजर्स रिसीव द न्यूज दैट a factory may open in town and many boys bid eagerly to sign up for work. हरी wonders whether he should apply for a job there। यानी कि फिर खबर आती है कि उस गांव में एक कंपनी खुलने वाली है, तो हरी और ये सब लोग कहां पहुंच जाते हैं, वहां पे जॉब के लिए पहुंच जाते हैं। द सिबलिंग्स लक improve when a wealthy family, the Silvas, move into the house next door and play Leela and Hari to do some work around their home. The De Silva live in Mumbai and are just spending the holiday in Thul. After he hears about the children's plight, Mr. De Silva tells Hari he can get him a job at the car wash in Mumbai. Although the job offer falls through, Hari thinks about going to Mumbai to look for work, especially after the family's dog Pinto is poisoned by the neighbor as a revenge of their fathers not being able to pay back money that is brought to culture। सुनो, यानी कि ये इनकी जिंदगी ऐसी जा रही थी, लेकिन इनकी जिंदगी तब बदली जब डे सिल्वा करके एक जो व्यक्ति था, वो कहाँ कहाँ रहने आया, इनके पड़ोस में रहने आया। वो एक अमीर व्यक्ति था, मुंबई में रहता था, वो इस गांव में सिर्फ अपनी छुट्टियां बिताने आया था। ठीक है, और इसने जब इनकी कंडीशन देखी तो इसने किसको, हरी को क्या जॉब ऑफर करी कि मैं तुझे कार धोने वाली जॉब दिलवा दूंगा मुंबई में। और फिर क्या हुआ कि इनके जो कुत्ता था, कुत्ते का नाम पिंटो था, तो पिंटो को किसी ने जहर देके मार दिया था, उन्हीं पड़ोसी ने। क्यों मार दिया था? क्योंकि इसके जो बाप ने दारू पीने जो उधार लिया था, वो उधार उन्होंने चुकाया नहीं था, तो गुस्से में उन लोगों ने किसको मार दिया? कुत्ते को। कुत्ते की क्या गलती? कुत्ता बोलेगा मुझे क्यों तोड़ा। इसके बाद बिजू a fisherman, Bizu a fisherman is building a boat with an engine. Some of villagers in Thul are upset that factories are being built on their land and decided to travel to Mumbai to complain to the government. Hari takes advantage of the opportunity to go with them to Mumbai. When he gets there, he looks for the Disalvas but learn that they are away on vacation. Hira La, a servant in the De Silva's house, helps Hari by introducing him to a man named Jaggu, who offer him a job in a restaurant, the Sri Krishna Eating House, and pays him a rupees day for a rupee, मतलब एक दिन के लिए कितना रुपया? 1 रुपया for his work. Hari sends a postcard to his sister to let her know where he is and sends the money that he earns home to help the family. Back and through, Leela is struggling to care of their sick mother. यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक क्या हुआ कि वो जो कंपनी खुल रही थी ना, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, उसका अपोज कर रहे थे कि हमारे गांव में कंपनी नहीं खुलनी चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, मुंबई जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, गवर्नमेंट से बोलने के लिए। तो जो हरी होता है वो उस चीज का फायदा उठाता है, तो उस भीड़ में लग जाता है और मुंबई पहुंचता है, उस भीड़ को छोड़ के उस डिसल्वा को ढूंढने लगता है कि जो जॉब का बोल रहा था। तो फिर डिसल्वा का जो नौकर होता है वो उसको क्या कहाँ जॉब लगवा देता है, एक किचन रेस्टोरेंट में जॉब लगवा देता है, जहां पर उसको एक दिन का कितना रुपया मिलता है? 1 रुपया मिलता है। तो फिर ये वो पोस्ट कार्ड भेज के अपनी बहन को बताता है और जो रुपया कमा रहा है वो भी भेज देता है। ठीक है, इसके बाद थुल में क्या हो रहा है, जो लीला थी वो फिर से स्ट्रगल कर रही थी और उसकी जो माँ थी वो हॉस्पिटलाइज जरूरत थी। तो सी आस्क्ड द डिसल्वा फॉर हेल्प। मिस्टर डिसल्वा टेक्स लीला एंड हरीज मदर टू द हॉस्पिटल एंड हेल्प पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही डिसल्वा कहीं लीला से शादी की बात ना छेड़ दे। देखते हैं यहाँ क्या होता है। मैंने पढ़ी नहीं है, देखते हैं क्या होगा। And help pay for her treatment until she gets better. Mr. Pawala, a watchmaker who owns a shop near the Sri Krishna Eating House, offered to teach Hari his craft and asked Jagu to allow Hari to work in shop for a couple of hours a day. With Mr. Panwala's help, Hari become very skilled at making and repairing watches. After a while, however, Hari begins to miss his family and had to go back in Thul. अब देखो अब क्या हुआ, उधर उसकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, तो जो लीला ने किससे हेल्प मांगी? डिसल्वा से हेल्प मांगी। तो डिसल्वा ने उसकी माँ और उसको मुंबई ले आया और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, उनका ट्रीटमेंट होने लगा। और उधर जो वो था हरी, वो अच्छा काम कर रहा था रेस्टोरेंट में, उसी के बगल से मिस्टर पानवाला थे, जो एक वॉच की उनकी दुकान थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अलाउ करो तो इस बच्चे को कुछ घंटों के लिए मेरी दुकान में भेज दिया करो, ये क्या कर दिया करेगा, घड़ी वगैरह संभाल दिया करेगा। तो वो भी वहां भी जाने लगा, तो मतलब उसको डबल पैसा मिलने लगा। हाँ या ना? देखो, खर्चे आपके कभी कम नहीं होंगे, इस बात को दिमाग में डालो, खर्चे हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए अगर अमीर बनना है तो आपको सोर्स ऑफ इनकम
बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन ही गेट्स होम, अब उसको याद आने लगी अपने घर की, तो फिर घर चला गया। व्हेन ही गेट्स होम ही फाइंड दैट हिज मदर्स कंडीशन हैज इंप्रूव्ड एंड दैट हिज फादर इज स्लोली बिगिनिंग टू रिकवर फ्रॉम हिज alcoholism. He starts a small business raising animal and thinks about using what he learned from Mr. Pawala to open his own watch repair shop in the village. The story ends on hopeful note with the family situation finally began to improvement. The main theme of novel are family responsibility, ठीक है। और इस तरह से नॉवल खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी बनाई है यार कहानी। होप होप करता हूँ कि कहानी समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। कहानी काफी बड़ी बनाई है इसकी। इसके बाद अगली कौन सी है, किसी को आती है? कैरेक्टर ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो, ये भी नॉवेल है, ये कब पब्लिश हुई है? 1994 में, ठीक है। इसके बाद समरी देख लो, इन सॉरी 1984 में, हाँ। अ नॉवेल बाई इंडियन अमेरिकन ऑथर अनीता देसाई। इंडियन अमेरिकन ऑथर मतलब क्या होता है? अमेरिका में चली गई थी। अमेरिका में पैसे ज्यादा है ना पलक? नहीं नहीं नहीं, इंडिया में पैदा हुई, अमेरिका में चली गई, है ना? हाँ। नींद आ रही है पलक, नींद आ रही है? अरे हाँ, आ रही है आ रही है। तुम तुम तो सुंदर बन के आई थी अभी, ये ऐसे गंदी क्यों लग रही हो? अच्छा, ऐसा भी होता है। और सेठ, मुंह से कुछ बोल दो। नहीं, दोनों बातों का आपस में लेना देना नहीं है। चलो, हाँ। तो ये कहानी सेट है कहाँ पे? नहीं, ये दिल्ली में पैदा हुई थी। वॉज शॉर्टलाइट फॉर द बुकर प्राइज। द बुक डील विद द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, ठीक है। तो जो ये जो वर्क था, इनका स्टडी, इसको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, मिला नहीं था, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे मूवी बनी है, हाँ। इन कस्टडी करके मूवी थी क्या? कौन हीरो था उसका? शशि कपूर। हाँ, चलिए। इन कस्टडी नाम है। शशि कपूर हीरो था, और वो उस समय की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, वो थी। और विलन के रोल में कौन था? नहीं पता, आई नहीं थे। देवेंद्र शर्मा, इसका कैरेक्टर कौन है? देवेंद्र शर्मा। द हाँ, ओमपुरी, या, हाँ हाँ। देवेंद्र शर्मा, ये तुमने उसे जानते हो तुम लोग? ये नीना गुप्ता को शायद, नीना गुप्ता को। ये तो अब बूढ़ी हो गई है ना भाई, ये इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इतनी सेक्सी मतलब बन के रहती है, एकदम मतलब क्लीवेज व्लीवेज सब पहन के। और भाई कोई वो जवान लड़कियों को फैल करे है वो। देखना तुम उसको, अभी किसी मूवी में आई थी शायद। हाँ हाँ, वो कार्तिक आर्यन तू मेरा मैं तेरी में भी आई है शायद। हाँ हाँ, है ना, ये तो पता होगा। क्या? चलो, इसके बाद Deven Sharma, the main character of the novel, turns to Urdu poetry as an escape from his ordinary daily life. Deven lifts his spirit through poetry in his life. Deven feels that he has given up any ambition he had and has settled. He once had a strong desire to write poetry. He put that aside in order to support his wife. The couple has settled into a loveless union in which they subtly let each other know their dissatisfaction with each other. Further frustrating Devan is the fact that although his first language, the one he is enamored with is Urdu, he makes his living teaching Hindi literature. The field does not hold any interest for him, and he has no particular talent for it. While wallowing in his own sense of failure, Devan receives an opportunity to revive the element of his life that once inspired him. Devan is asked to interview an elderly Urdu poet of great renown, Noor Shah Jahanbadi.
ठीक है, अब मतलब यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक क्या था, यहाँ तक ये था जिसका कैरेक्टर है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा जो है उसको क्या करना है, उसको वो पोइट्री लिखने का बड़ा शौक था। तो वो जो पोइट्री शुरुआत में लिखता था वो हिंदी में लिखता था, ठीक है, क्योंकि उसके हिंदी का था। लेकिन फिर क्या हुआ, हिंदी में उतना उसको इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, और ऊपर से हिंदी में चांस मौके भी उसको कम ही मिल रहे थे, हिंदी उतना अपहोल्ड स्ट्रॉन्ग कर भी नहीं पा रही थी, है ना। और फिर अब उसकी जो वाइफ थी, है ना, वो वाइफ के साथ फिर रह रहे थे ये लोग, फिर अलग भी जाके रहे, मतलब कहीं दूर जाके रहे, इनमें फिर भी नहीं बन रही थी। तो क्या करे, तो फिर इसने जो पोएट हिंदी करता था, फिर ये किधर टर्न आउट हो गया, ये उर्दू की तरह कहाँ हो गया, उर्दू पोएट्री लिखने लगा। और उर्दू पोएट्री में फिर ये किससे मिला, नूर साहिंजनवादी, पढ़ के बताओ। शाहजहनवादी, इतने बड़े नाम क्यों रखते हैं, हाँ? शाहजहनवादी, पता, शाहजहानवादी, शाहजहानाबादी, वाह ये अच्छा लग रहा है बोलने में, शाहजहानाबादी। मुझे तो एक ही आदमी अच्छा लगता है, दोस्त मोहम्मद खान, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान, फिर उसके बेटे का नाम था यार मोहम्मद खान। कुछ भी क्या, भोपाल रियासत को इस्टेब्लिश करने वाला ही दोस्त मोहम्मद खान था, समझ गए। भोपाल जो रियासत स्टार्ट हुई थी, नवाबों की जो रियासत स्टार्ट हुई थी ना, वो दोस्त मोहम्मद खान ने ही करी थी। और दोस्त मोहम्मद खानी वो था, दोस्त मोहम्मद खानी वो था, जब रानी कमलापति जो भोपाल की उस समय रानी थी, उसने राखी भेजी थी किसको, दोस्त मोहम्मद खान को, कि मैं तुम्हें भैया बनाती हूँ, जो ये लोग मुझ पर अटैक कर रहे हैं तो मुझे बचा लो। तो उसने उसको बचा लिया था, लेकिन ससुराबाद में बेकार निकला, उसने बचा तो लिया, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं नहीं हाँ, हाँ वो तो खैर नहीं, हाँ ये तो कह रहा है बहन तो नहीं मानता, पर अच्छी चीज है तुम्हारे में, ठीक है हाँ, उधर क्या देख रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है हाँ। तो फिर उसने ऐसा कह दिया कि बचा तो मैंने लिया, और मैं तुम्हारा भाई भी हूं, लेकिन अब जो तुम राजपाट कर रही हो ये सब मुझे चाहिए अब। तो फिर उसने फिर वहां पे भोपाल रियासत की क्या की, स्थापना की, और दोस्त मोहम्मद खान वो वहां का वो बना, और ऐसी करके दो तीन चार पोएट ऑथर वहां पे वो हुए राजा। उसके बाद कुदसिया बेगम पहली वो बनी महिला शासिका, और फिर वहां पे ऐसा चलता रहा। और तुम्हें पता होगा जो ये लोग आए थे, दोस्त मोहम्मद खान ये लोग आए थे, ये लोग शायद हैदराबाद से आए थे, ठीक है। तो इनको कहते हैं नवाब ऑफ भोपाल, इन लोगों को क्या बोलते हैं, नवाब ऑफ भोपाल। और जो सैफ अली खान है, उसको हम क्या बोलते हैं, नवाब बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो इन्हीं के परिवार से है। समझ गए बात को, यानी कि जो ये जो सब वो, हाँ वो पटौदी खानदान है, ये लोग पटौदी ही थे, तो ये लोग अभी भी जिंदा ही हैं, मरे नहीं है। होलकर वंश खत्म हो गया, होलकर वंश शायद खत्म हो गया, लेकिन सिंधिया वंश अभी भी चल रहा है, सिंधिया वंश अभी भी चल रहा है, होलकर खत्म हो गया। तो ये वो हो गए थे क्या लोग, ये लोग भोपाल किसकी स्थापना इन्होंने कर दी थी। तो ये लोग दोस्त मोहम्मद ऐसे ऐसे थे ये लोग, ठीक है, ये अभी पढ़ोगे तुम, एमपी में पढ़ोगे इनको, ठीक है। तो इसके बाद देवन इज नर्वस अबाउट rekindling his early in life dream. He find however that the pull is too strong to avoid. Devan's father enjoyed Noor's poetry and often recited the poet's line. Devan still read Noor's work. Devan visited the poet in the uppermost room of a tall house. As he climbs the stair, it is though he is symbolically rising above his present situation in his life and climbing to reacquire his past. Although Devan might find the inner majesty in this, the surrounding are anything but. The place is run down and strewed with trash. The poet is in the room surrounded by fighting squirrel and drunkenness. Devan is turned off by the condition and feels as if it would like to run. This impulse is not lost. The famous poet who referred to it in a later interview with Devan, he offered line from poetry that Devan has not. हाँ, हाँ, आज ना आए, आज टाइम लगेगा, और रात में 10 बजे जामे हैं। रोटी, रोटी खाऊंगा, हाँ हाँ। The shifting and selecting from debris of her life. For any uncertainty may hold, Devan is true to his devotion to poetry as art. Noor exploit this as it subs him. Devan does not lose his reverence for the aged bard. हाँ, फिर क्या हुआ, फिर जैसे
अब जो इसके जो पिताजी थे, वो जो नूर है उसकी पोएट्री सुनते थे, उसकी लाइन वो सुनाते भी थे, है ना, उसके पिताजी। तो और जो नूर था वो उसकी किताब पढ़ता रहता था। अब सॉरी, देवेन। अब क्या हुआ कि देवेन उससे मिलने के लिए फिर गया। तो वो सबसे ऊपर वाले कमरे में गया, और जैसे वो कमरे के अंदर उसका वो देखता है कमरा कितना गंदा है, एक शराबी का कमरा होता है उस तरह का है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी क्रिएटर लोग होते हैं वो आज सफाई को देखते ही नहीं है। मतलब वो ऐसे ही रहते हैं, मतलब क्रिएटर लोग जो होते हैं ना स्टार्टिंग फेज में, स्ट्रगल लाइफ में, वो ऐसे ही, उनको कोई मतलब नहीं होता, है ना, ऐसे। तो फिर उसको वहां पे वो बहुत, फिर वो वहां से भाग आया। ठीक है, उसके बाद फिर नूर एक्सप्लोइट दिस एज इट्स अ, फिर ये कुछ उसको लाइन वाइन भी सुनाता है बाद में, जब फिर इंटरव्यू होता है तो लाइन वाइन भी सुनाता है, तो नूर जो होता है वो उसको खराब कर देता है। लेकिन देवन क्या कहता है, मुझे इस बुढ़े के उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। ठीक है, देवेंस कन्फ्लिक्टेड नेचर रिफ्लेक्ट द सेटिंग ऑफ नॉवेल, अ पोस्ट पार्टीशन इंडिया कंटेनिंग द ओल्ड एंड द न्यू, द ईस्ट एंड द वेस्ट। और यहीं से क्या हुई, उसकी थीम हुई, थीम स्टार्ट हुई, ओल्ड एंड द न्यू। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड सोच का व्यक्ति होगा वो अपने हिसाब से गाने सुनेगा, और जो न्यू होगा वो अपने हिसाब से सुनेगा। तो मतलब एक ईस्ट हो गया, एक वेस्ट हो गया। देवेन लिव्स इन द टाउन ऑफ मीरपुर, बिटवीन दिल्ली एंड मीरपुर बिलबोर्ड्स litter the landscape, advertising modern things, women entering arranged marriage, think of the modern convenience they aspire to, even the college where देवन कितनी बड़ी है यार, ये तो बकवास लग रही है यार, ये खत्म ही हो गई तो बकवास क्या। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, बस 2 मिनट और रुक जाओ। वुमेन एंटरिंग अरेंज मैरिज, थिंक ऑफ द मॉडर्न कन्वेन convenience they aspire to, even the college where Devan is employed represents a juxtaposition of new and old. The popular Hindi department is held in light regard, while the Urdu department has one employee and barely exists. Exploring brutally its characteristic of Anita Desai's work, the Washington Post recognized saying in Anita Desai's recognizing one and one do not make two and make three, four, even four. In her logic, if you are a compound of two culture, you are more likely to fracture in merit base। मतलब अब देखो, सुन लो। तो फिर ये क्या होता है, फिर ये वहां से मीरपुर में रहता है, और मीरपुर के उधर ही एक क्या बोलते हैं, एक कोई कॉलेज होता है। ठीक है, तो उस कॉलेज में जो डिपार्टमेंट होता है उसमें उर्दू में हार्सली एक ही टीचर होता है, जबकि हिंदी में बहुत सारे टीचर होते हैं। और नॉवेल की स्टार्टिंग में इसको हिंदी पसंद नहीं थी, उर्दू की तरफ ये गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि अनीता देसाई ने इस चीज को क्या कहा है, डुअलिटी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसको हिंदी की भी नॉलेज है, और एक ऐसा इंसान जिसको उर्दू की भी नॉलेज है। तो अनीता देसाई वर्क दैट द वॉशिंगटन पोस्ट का एक वर्क था, उन्होंने इसमें एक लाइन कही थी, क्या कही थी, वन एंड वन डू नॉट मेक टू। अपन कहते हैं ना कि एक और एक मिलके 11, या फिर एक और एक कितना होते हैं, दो। तो लेकिन ये क्या बोलती है, एक और एक मिलके दो नहीं बनते, कभी कभी तीन भी बनते हैं और कभी कभी चार भी बन जाते हैं। इनर लॉजिक, इफ यू आर अ कंपाउंड ऑफ टू कल्चर, यू आर मोर लाइकली फ्रैक्चर्ड इन myriad ways, launched on a lifetime of shape shift and in between. It is a theme she has explored in numerous poetry, lyrical, profoundly moving work, among them short story collection Diamond Dust, the novel Real Light of the Day, Bergamont's Vampire। ये सब उसमें मतलब ऐसा कि इसमें डुअलिटी थीम को बताया गया है कि एक आदमी उसमें डबल कल्चर हो सकता है। डबल कल्चर मतलब हिंदी भी आ सकती है उसको, उर्दू भी आ सकती है, और जो ऐसा व्यक्ति है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। यानी कुल मिला के ये वर्क भी क्या दिखा रहा है, ये वर्क भी पोएट्स की स्ट्रगल को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पोएट्स की स्ट्रगल को दिखा रहा है ये वर्क। समझ गए? हम्म। जो रिमेनिंग बच गया ना इसको कंप्लीट कर लेना, कल से अपन आगे पढ़ेंगे ना। तुम लाइए क्या एमपीपीएससी